नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना आसान नहीं है। संपूर्ण विपक्ष की 15 पार्टियों की बैठक हुई और उसका एक निचोड़ निकला। कोई 1, 2, 10, 12, 15 नेता भी मिल जाएं, तब भी अकेले मोदी को नहीं हरा सकते। वॉशिंगटन में नरेंद्र मोदी ने जो करिश्मा किया और विपक्षी नेता जब पटना में मिले तो सबने उसी करिश्मे की जबरदस्त चर्चा की। नई दिल्ली में कांग्रेस के कुछ नेता जब आपस में मिले तो वो कल रात की मोदी की स्पीच की चर्चा करने लगे। मोदी ने 2024 का पूरा माहौल बना दिया है। बिना एक भी पॉलिटिकल बात किए सारे विपक्षी नेताओं की सांसें फुला दी। जब संपूर्ण विपक्ष साथ बैठा तो कम से कम 5 मौके ऐसे आए जब नेताओं के बीच तू तू मैं जैसी नौबत आ गई। तनाव, खींचतान जैसे हालात पैदा हो गए। सब आपस में एक ही बात कह रहे थे कि राहुल और केजरीवाल मिल जाएं तो भी मोदी को नहीं हरा सकते। ममता लेफ्ट पार्टियों के साथ आ जाएं तो भी मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाया नहीं जा सकता। सबका एक ही मत है, अगर 24 में मोदी को हराना है तो सबको साथ आना ही होगा। अब कल्पना कीजिए कि अगर सब साथ आ गए, एक मंच पर आ गए या एक दल में भी आ गए, तब भी क्या मोदी को हरा पाएंगे? रुझान तो कुछ और ही कहते हैं। क्या 24 जून को ही 2024 का रिजल्ट तय हो गया? क्या मोदी की एक विजिट से संपूर्ण विपक्ष का 24 वाला ड्रीम चौपट हो गया? विपक्ष एक मंच पर आया, फिर भी मोदी से क्यों घबराया? विपक्ष 24 वाला कैलकुलेशन कर रहा है। मोदी को लेकर मूड ऑफ द नेशन क्या कह रहा है? मोदी विरोधी रीजनल लीडर्स 24 में नेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं। क्या देश की जनता यही फ्लेवर चाहती है या मोदी को ही सबसे बड़े नेशनल लीडर के तौर पर देखना चाहती है? ऐसी कौन सी थियरी है जिससे विरोधियों का सारा अंकगणित 24 में धरा का धरा रह जाएगा और मोदी का चेहरा ही बाजी मार ले जाएगा? 14 और 19 में मोदी की लैंडस्लाइड विक्ट्री 24 में कैसे रिपीट होने वाली है? सारे विरोधी एक मंच पर आकर भी कितनी बुरी तरह शिकस्त खाने वाले हैं? दो 2024 का पूरा इक्वेशन ही बदल चुका है। मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया। प्रधानमंत्री के दुश्मनों ने अमेरिका में मोदी का एक एक मिनट काउंट किया, मोदी की एक एक बात नोट की। शनिवार सुबह 5:15 बजे वॉशिंगटन डीसी में पब्लिक के बीच मोदी का आखिरी इवेंट, आखिरी कमिटमेंट। मोदी 32 मिनट बोले। सुनने वाले वॉशिंगटन में भी थे, इंडिया में भी थे। मिनी इंडिया उमड़ा है। आपको पता है, मोदी को सुनने के लिए उनके विरोधी भी सुबह सुबह उठकर टीवी खोलकर बैठ गए, मोबाइल ऑन करके बैठ गए। अब आप पूछेंगे कि इस इवेंट में ऐसा क्या हुआ? मोदी ने इस इवेंट में एक भी पॉलिटिकल बात नहीं की, इंडिया इंडिया ही किया। 32 मिनट में एक बार भी विरोधियों का जिक्र नहीं किया, कांग्रेस का तो नाम तक नहीं लिया। भारत ने 9 साल में क्या हासिल किया और आगे क्या हासिल करने वाला है, बस इसी का जिक्र किया। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आखिर ये कैसे हो रहा है? ये किसने किया है? साथियों, ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास।
भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें, लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना, तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला और यहीं से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूं। तो जैसा भोजन के बाद आखिर में मीठी डिश होती है, ऐसी स्वीट डिश को खा करके मैं निकल रहा हूं। आप सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये ग्लोबल स्टेज पर मोदी का बढ़ता कद है, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी है और इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी की लीडरशिप में बढ़ती न्यू इंडिया की ताकत है। इस ताकत के मायने समझने हैं तो वॉशिंगटन पोस्ट का पहला पन्ना देख लीजिए। मोदी फ्रंट पेज पर है। वॉशिंगटन टाइम्स का फ्रंट पेज देखिए, मोदी ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। द एपिक टाइम्स के पहले पन्ने पर भी पावरफुल हिंदुस्तान वाली हेडलाइन ही है। जब देश के भीतर मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो ग्लोबल स्टेज पर उसका असर साफ साफ दिखता है। कांग्रेस के टाइम में तो यही सब लोग जानते थे कि भारत जो है सपेरों का देश है, पर मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया अपनी स्पीच के थ्रू कि भाई भारत की डाइवर्सिटी और भारत की जो उन्होंने बताया कि भारत इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई शेर खड़ा है और मैं उनकी आंखों में देख रही हूँ। अवतार के रूप में समझ लिए उनको, भगवान का अवतार बन के आए हैं वो, जो कि भारत का उद्धार तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में पूरे विश्व का उद्धार करेंगे। सोचिए, ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों के बीच, वर्ल्ड लीडर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मोदी के काम को फुल मार्क्स मिल रहे हैं और भारत में बैठे मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की सुई अभी भी टेलीप्रॉम्प्टर पर ही अटकी है। वो 24 घंटे से टीपी ही किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाले चेहरे टेलीप्रॉम्प्टर पर शेरो शायरी सुना रहे हैं। मोदी डेमोक्रेसी पर अपनी बात रखते हैं, कांग्रेस उसे मोदी क्राई कहकर फैलाती है। मोदी को डर लगता है डिक्टेटरशिप से नहीं, डेमोक्रेसी से। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल्स पर ऐसे पोस्टर्स घुमाए जा रहे हैं। मगर क्या विरोधियों की तरफ से मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव गढ़ के अनाप शनाप लिख के उन्हें इतनी आसानी से 24 में हराया जा सकता है? मोदी जब वॉशिंगटन में पब्लिक के बीच बोल रहे थे तब दिल्ली और पटना में क्या चल रहा था? मोदी विरोधी झुंड आपस में कैसे गुत्थम गुत्थी कर रहा था? पूरा ड्रामा आगे दिखाएंगे। 24 वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन आपको बताएंगे। मगर उससे पहले यह सुनिए कि हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों के महामिलन को लेकर अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। He is a world leader, no doubt about it. And we want him back in 2024 as our motherland's PM again. लेकिन इंडिया में अपोजिशन के लीडर तो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
वो सब कोशिशें बेकार जाएंगी. We are all in our eyes are with मोदी जी. कभी थकते नहीं हैं, जो काम करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट. उनका विजन इतना ज़बरदस्त है कि वो और किसी का आज तक मैंने पॉलिटिक्स में विजन देखा ही नहीं. लेकिन अगर इंडिया में अपोजिशन लीडर की सुने, अभी उन लोगों की एक बैठक भी हुई है, तो मोदी जी में तो कोई खासियत ही नहीं है. अब जितनी दिमाग उतनी सोच, जो सोच वो अपनी सोच से बोलेंगे. जो आदमी एक आदमी में गुण देखता है वो गुण देखता है, जो गलत देखता है तो वो गलत ही देखता है. तो जैसा आदमी वैसा देखेगा वो. तो गठबंधन बना रहे हैं नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए. करने दें, करें, पर उनको अब खुद ही नहीं मालूम कि उनका नेता कौन है. उनमें हर एक कोई नेता है. वो गठबंधन में जब अगर गठबंधन बन भी गया, अगर उनको छोटी सी भी एक जीत मिल गई तो उनमें आपस में ही लड़ाई होगी कि ये मैं नेता बनूं या तुम नेता बनो. तो ये तो यहाँ पे एक नेता है और जो एक लीडर है, और लीडर हमेशा एक ही होता है. जो इस बात पे आपको हंसी क्यों आ रही थी? मैंने कहा कि 2024 में वो लोग मोदी जी का रास्ता रोकने के लिए एकजुट हो रहे हैं. देखो, जो लोग काम नहीं कर सकते ना, वो ऐसे ही हरकतें करेंगे. जो कर रहा होता है उसको रोकने के लिए कैसे भी तरह से वो खींचने की करेंगे. एंड वी सपोर्ट मिस्टर मोदी जी बिकॉज ही इज़ ऑसम. ही हैज़ विजन, ही हैज़ गोल, और वो भारत को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है और पहुँचाएंगे. ये मोदी की लोकप्रियता का ही असर है. कि अमेरिका से लेकर इजिप्ट जैसे देशों तक हर जगह मोदी की ही लहर है. प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका टूर शुरू किया था तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 75% पर थी, और अब देख लीजिए उसमें 1 पॉइंट का इजाफा हो चुका है. मोदी 76% पर आ चुके हैं. प्रधानमंत्री जी उन लीडर्स में से है. पहले तो उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग देख लीजिए. मैंने उस दिन एक असेसमेंट देखी, वहाँ आपकी लीडिंग रेटिंग 70s में है. बाकी जो लोग आते हैं देयर समवेयर एल्स. अच्छा, हमारे यहाँ कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो ब्रॉडली विरोधी दलों में पाए जाते हैं. वो कहते जी इस विजिट का वहाँ क्या असर हुआ. तो आज मैं उनकी खुशी के लिए उनको काम करने के लिए जो कवरेज विजिट की हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो ये कहना कि नहीं इस विजिट इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली देयर. जबकि इसके उलट मोदी के दुश्मन मिलने से पहले ही बिछड़ते चले जा रहे हैं. ये सारे विरोधी चले तो थे 24 में मोदी का सीन खराब करने, मगर फिलहाल तो इन्हीं का सीन बिगड़ता दिखाई दे रहा है. शुक्रवार को केजरीवाल और राहुल एक फ्रेम में तो दिखे, लेकिन शनिवार आते आते केजरीवाल आउट ऑफ फ्रेम हो गए. विपक्षी एकता में फूट पड़ गई, और इसकी वजह बना वो ऑर्डिनेंस जिसके खिलाफ केजरीवाल कांग्रेस को अपने पाले में लाना चाहते हैं. लेकिन कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर भाव तक नहीं दे रही. शनिवार को आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी किया, और उस बयान के तीसरे, चौथे और 5वें पैराग्राफ में कांग्रेस पर तीखा अटैक किया. कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए, संदेह जताया. केजरीवाल की पार्टी ने जैसे ही ये लाइन ली, मोदी विरोधी गठबंधन बनने से पहले ही टूट की कगार पर पहुंच गया. आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी मैसेज पहुंच गया, और हर ट्वीट की आखिरी लाइन में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ट्रोल किया जाने लगा. हमला दोनों तरफ से हुआ. कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के लिए बी टीम वाली थियरी घुमाने लगे. केजरीवाल को ट्विटर पर टैग कर करके ताने मारते रहे. शनिवार को जो कुछ हुआ, राहुल वर्सेस केजरीवाल के उस युद्ध की स्क्रिप्ट तो शुक्रवार को ही पटना में रिलीज हो गई थी. शुक्रवार को पटना में दोपहर 12 बजे मीटिंग शुरू हुई. बोलने वालों में दूसरा नंबर अरविंद केजरीवाल का था. उन्होंने ऑर्डिनेंस पर अपनी बात रखी और राहुल से सीधा कहा कि 1 कप चाय तो पिला दीजिए.
जब बैठेंगे तो आपके मन में जो बात है वो सामने आ जाएगी। आप ऑर्डिनेंस पर खुलकर साथ आने की बात कह दीजिए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के एक जूनियर प्रवक्ता के किसी बयान के बारे में जिक्र किया। इस पर केजरीवाल ने कहा कि नेताओं के बयान पर अगर हम उलझ जाएंगे तो आप उसमें हार जाएंगे, क्योंकि आपके भी कई नेताओं ने बहुत कुछ कहा है। इसके बाद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा कि एक मौका दीजिए, मिलते हैं हम लोग। फिर राहुल की एंट्री हुई। उन्होंने कहा कि हमारे यहां मीटिंग की और ऑर्डिनेंस पर बात करने की एक प्रक्रिया होती है। आप मीटिंग के लिए जितने उत्सुक हैं, ऐसा लगता है इसमें कुछ संदेह है, ऐसे हम नहीं मिल सकते। कई और पार्टियों के नेताओं ने भी राहुल गांधी से कहा कि आप केजरीवाल का साथ दीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मीटिंग नहीं कर सकते तो जो लंच होगा उसमें आप दोनों साथ बैठ जाइए। राहुल इसके लिए भी तैयार नहीं थे और लंच के लिए साथ नहीं बैठे। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ करने से इनकार कर दिया। ये तक कहा कि इस मीटिंग की जो भी प्रेस रिलीज हो उसमें अध्यादेश की चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या इसको ऑपोजिशन में फूट के तौर पर देखा जाए, जब आम आदमी पार्टी कहती है कि ऐसी किसी भी विपक्ष की बैठक में वो हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें कांग्रेस मौजूद हो, जब तक कांग्रेस ऑर्डिनेंस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देती है? देखिए, यूपीए सरकार 10 साल बनी है, उसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज थे। इस बार यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूपीए के जितने अफिलिएट्स थे वो सब इंटैक्ट हैं, कोई छोड़े नहीं। एनडीए के पार्टनर्स छोड़े हुए हैं, जेडीयू गई, शिवसेना गए, अकाली दल गए, लेकिन कुछ पार्टीज हैं जो एनडीए के साथ भी नहीं, यूपीए के साथ भी नहीं, लेकिन भाजपा के खिलाफ जो लड़ रहे हैं। और कुछ लोगों से हम चाह भी रहे हैं कि आप लोग भी अगर लड़ना चाह रहे हैं तो हमारे साथ ज्वाइन करें। ये ओपन इन्विटेशन था, इसीलिए हम लोग भी बात किए, नीतीश कुमार जी भी बात किए, शरद पवार जी भी बात किए, कई पार्टीज आपस में बात करके कई पार्टीज कल आए। अब उसमें कोई पार्टी भाजपा को लड़ना नहीं चाह रही है, सिर्फ अपने आप में और में जी रही है, तो कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकता ना। जो पार्टी साथ में आ रही है उनको लेकर लड़ना पड़ेगा भाजपा से। तो आगे बुलाएंगे आम आदमी पार्टी को आप विपक्ष की बैठकों में, या? देखिए, हाँ, उसके बारे में कल क्या डिसीजन हुआ अंदर, ये क्या बोल के कल की मीटिंग में दूसरे लीडर्स को क्या बोल के निकले वहाँ से, ये हम लोग को इसका इल्म नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये वाइडर प्लेटफॉर्म बने, लार्जर कोऑर्डिनेशन हो, एंड ऑल दोस पार्टीज दोज हु वांट टू फाइट बीजेपी एंड इट्स आइडियोलॉजी आर वेलकम। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये तक कहा गया कि मीटिंग तो दूर, कांग्रेस उसके साथ एक कप चाय पीने को तैयार नहीं है। ऐसे में विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आप खुद सोचिए, जिनकी आपस में ही नहीं बन रही वो मोदी को क्या टक्कर देंगी। हाँ, कैमरे पर दिखावे के लिए बातें तो अभी भी बड़ी बड़ी ही कर रहे हैं। सब ऑल इज वेल ही कर रहे हैं। पटना में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि थोड़ी बहुत इश्यूज हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को उसमें प्रसन्नता होने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल नाराज होकर चले गए। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है। एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक, और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है। बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं 24 का चुनाव मोदी के नाम पर नहीं होगा, विपक्षी एकता ही सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मगर क्या ऐसा ही है? क्योंकि फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि विरोधियों का घर ऐसा टूटा है जिसे अब ये सारे मरम्मत करने में जुटे हैं। रही बात मोदी के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री को 24 में हराने की,
तो ये क्यों मुमकिन नहीं है, आपको कुछ फैक्ट्स से समझाते हैं। विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी इसलिए जीत जाती है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टियां तितर बितर रहती हैं, साथ नहीं आती। अगर विपक्ष 24 के लिए साथ आ जाए, बीजेपी को 35 या 40% वोट मिल भी जाए, तब भी विपक्ष 60% वोट लेकर सत्ता में आ सकता है। पटना में विपक्षी एकता के शो ऑफ में यही थियरी घुमाई गई, मगर क्या विपक्ष के एक साथ आ जाने भर से मोदी को हराया जा सकता है? जवाब है नहीं। सवाल कैलकुलेशन का है ही नहीं, सवाल तो मूड ऑफ द नेशन का है। 24 का चुनाव नजदीक आते आते अगर लोगों ने ये मान लिया कि बीजेपी ही स्टेबिलिटी दे सकती है, मजबूत सरकार दे सकती है, तो वो बीजेपी को ही वोट देंगे और यहां अंकगणित विपक्ष के किसी काम नहीं आएगा। अंकगणित के लिहाज से भी फायदे में बीजेपी ही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने 50% के मार्जिन से सिर्फ 64 सीटें जीती थी। 2009 में जब वो दोबारा सत्ता में आई तो 50% के मार्जिन से सिर्फ 43 सीट जीत पाई, यानी तब कैलकुलेशन कांग्रेस के फेवर में नहीं गया। भारत के चुनाव में जो पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती है, उसे आमतौर पर 50% से ज्यादा वोट कई सीटों पर मिलता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। उन्नीस 1971 में जब इंदिरा गांधी ने लैंडस्लाइड जीत हासिल की तो 262 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। 1977 में जब इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी जीती, तब जनता पार्टी को 266 सीटों पर 50% से ज्यादा वोटों से जीत मिली। इसी तरह 1984 में राजीव गांधी की जीत भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। उस वक्त कांग्रेस को 293 सीटों पर 50% से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। मोदी ने बिल्कुल इसी तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री 14 और 19 में हासिल की थी। 2014 में 136 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी की जीत हुई। ऐसी सभी सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला। 2019 के चुनाव में ऐसी सीटों की संख्या 136 से बढ़कर 224 हो गई, जहां मोदी को 50% से ज्यादा वोट मिले। यानी अगर 2019 में विपक्ष साथ आता भी तो भी बीजेपी आसानी से 224 सीटें जीत जाती। संख्या 56 से 60 सीटें ज्यादा भी हो सकती थी। इससे यह चीज तो क्लियर हो गई कि विपक्ष साथ आकर भी मोदी को 24 में हरा नहीं सकता। मोदी को हराने का विपक्ष का ख्वाब तभी साकार हो सकता है अगर वो पब्लिक को यह समझाने में कामयाब हो जाए कि विपक्ष ही असली ऑल्टरनेटिव है, या देश की जनता मोदी से नाराज हो जाए। मगर क्या ऐसा हो सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि आज की तारीख में मोदी देश के एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से भी ज्यादा पॉपुलर हैं। 24 में बीजेपी को सीटों का नुकसान हो सकता है, वो विधानसभा चुनाव भी हार सकती है जैसा कर्नाटक में हुआ, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में फायदा मोदी को ही होगा। 19 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश जीता, राजस्थान जीता, लेकिन उसे लोकसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। दोनों राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया। और तब हार और जीत के बीच फर्क क्या था? फर्क मोदी थे। भारत में जब भी किसी पार्टी को लैंडस्लाइड जीत मिली है तो उस पार्टी को अपने सबसे बड़े चेहरे के दम पर जीत मिली है। बीजेपी के केस में वो चेहरा मोदी हैं। जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वो उसके भरोसे 24 में जीत के सपने देख रहा है, लेकिन क्या वो सही में जीत सकते हैं? उदाहरण के तौर पर बंगाल में ममता लोकप्रिय हैं। वहां के लोगों को लगता होगा कि वो पीएम मटेरियल हैं, लेकिन याद रखिए 2016 में जब ममता ने बंगाल विधानसभा का चुनाव जीता था,
उन्हें उसका उतना फायदा 19 के चुनाव में नहीं मिला। सच तो यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं की अभी तक देश के भीतर कोई मास अपील बन ही नहीं पाई है, कद नहीं बढ़ पाया है, फिर चाहे भले ही वो अपने अपने राज्यों में काफी पॉपुलर हों। जो विपक्ष एक कुनबा बनाकर मोदी को हराने वाले प्लान पर काम कर रहा है, वो ये भूल जाता है कि देश के लोगों को खिचड़ी सरकार नहीं, स्टेबल और मजबूत सरकार चाहिए। इसे थर्ड फ्रंट यानी नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस के उदाहरण से भी समझिए। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इन सब में एक चीज कॉमन थी और वो ये कि इनकी सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चली। भारत के वोटर्स को लगता है कि सरकार तभी अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है अगर उसे कोई राष्ट्रीय पार्टी चला रही हो, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन विपक्ष को लगता है कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, इसलिए क्षेत्रीय दलों को ही ऑल्टरनेटिव देना होगा। लेकिन ये थियरी कामयाब हो ही नहीं सकती। वजह हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, विपक्ष की एकता का निष्कर्ष क्या है? मैंने तो एक ही सुना कि लालू यादव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत शिकायत कर रही कि तुम शादी नहीं कर रहे, शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। बाकी वो दूल्हा कौन है और बारात कौन है इसका ठिकाने नहीं है। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे पहाड़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अब काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, कितनी बार भी एकता कर ले कुछ नहीं होने वाला। ये बात सही है कि कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। क्षेत्रीय दल भले ही इससे सहमत ना हो, लेकिन बीजेपी को ये बात अच्छी तरह पता है। तभी तो आपने नोट किया होगा कि लोकसभा में कांग्रेस को डबल डिजिट में पहुंचाने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को कभी हल्के में नहीं लेती। वो हमेशा कांग्रेस पर अटैकिंग रहती है और बाकी काम प्रधानमंत्री मोदी, उनकी लीडरशिप और देश विदेश में उनकी पॉपुलैरिटी पूरा कर देती है। इस वक्त मोदी को लेकर जैसा ट्रेंड भारत और भारत के बाहर दिख रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि विपक्ष चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, मोदी को नहीं पछाड़ पाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी का क्या स्टेचर है और उनके पद का, उन्होंने उस पद को वो क्या कहाँ ले गए हैं। पर आपका क्या मतलब, मैं लाइटर वेन में पूछ रहा हूँ, इन जो ये जिन लोगों की आप बात करेंगे, इनको अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है इनकी, इसको नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए। मैं तो कहता कही है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है और ये लोग आपस में बैठने की भी कोशिश करते हैं। मेरा तो यही लगता है कि इनको जो कहना है कह रहे हैं, उससे हमारी जो सब्सटेंटिव आउटकम, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियाज पोजीशन और बाकी भी इनके आपस में जो है, मुझे लगता है दे विल कोलैप्स अंडर द वेट ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रडिक्शंस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।